गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत मुद्रा के वर्गीकरण को कंटिन्यू करेंगे। इसके पूर्व के लेक्चर में मैंने बताया था कि मुद्रा को 3 वर्गों के अंतर्गत मुख्य रूप से बांटा जाता है। पहला है प्रकृति के आधार पर, दूसरा है वैधानिकता के आधार पर और तीसरा है वस्तु के आधार पर। हमने प्रकृति के आधार पर मुद्रा के वर्गीकरण का अध्ययन पूर्व के लेक्चर में कर लिया है। आज हम वैधानिकता के आधार पर मुद्रा के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा के वर्गीकरण को प्रोफेसर रॉबर्टसन ने 2 वर्गों के अंतर्गत बांटा है। पहला विधिग्राह्य मुद्रा और दूसरी ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा को भी हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, असीमित विधिग्राह्य मुद्रा और सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। असीमित विधिग्राह्य मुद्रा को फिर हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला बहुविधिग्राह्य मुद्रा प्रणाली, दूसरा मिश्रित या तालिका मुद्रा प्रणाली। अब हम वैधानिकता के आधार पर जो मुद्रा का वर्गीकरण देखा है उसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम विधिग्राह्य मुद्रा क्या होती है यह देखते हैं। यह मुद्रा कानून की दृष्टि से मान्य होती है और ऐसी मुद्रा को लेने के लिए कोई इनकार नहीं कर सकता है। यह 2 प्रकार की होती है, असीमित विधिग्राह्य और सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। असीमित विधिग्राह्य मुद्रा यह वह मुद्रा होती है जिसे असीमित मात्रा में लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है, जैसा कि कागजी नोट असीमित विधिग्राह्य मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। किसी भी लेनदार को उसका देनदार उसे किसी भी सीमा तक स्वीकार करने के लिए कानूनी दृष्टि से बाध्य कर सकता है। इस असीमित विधिग्राह्य मुद्रा को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है बहुविधिग्राह्य मुद्रा प्रणाली और दूसरा है मिश्रित या तालिका मुद्रा प्रणाली। पहला जो है बहुविधिग्राह्य मुद्रा प्रणाली, इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक धातुओं के सिक्के प्रमाणिक सिक्कों के रूप में चलन में होते हैं तथा यह असीमित विधिग्राह्य होते हैं। फिर दूसरा जो है मिश्रित या तालिका मुद्रा प्रणाली, इसके अंतर्गत धातुओं के मूल्य स्तर के आधार पर मुद्रा भुगतान में स्वीकार की जाती है। और फिर आता है सीमित विधिग्राह्य मुद्रा, जिस मुद्रा को एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, उसे सीमित विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। यह सीमा सरकार के द्वारा निश्चित की जाती है। भारत में सभी प्रकार के सिक्के जो कि सरकार के द्वारा ही निकाले जाते हैं या निर्गमित किए जाते हैं, तो इसमें सीमा भी सरकार ही निश्चित करती है कि कितनी सीमा तक कानूनी रूप से किसी भी व्यक्ति को
इन सिक्कों को लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सरकार ने यह सीमा 25 रुपये की रखी है। कोई भी व्यक्ति 25 रुपये तक सिक्कों के अंतर्गत भुगतान कर सकता है और आगे वाले व्यक्ति को भी उसे लेने के लिए बाध्य कर सकता है। दूसरी जो हमारी वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का जो प्रकार है वह है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा को निकट मुद्रा भी कहा जाता है, अवैध मुद्रा भी कहा जाता है और यह वह मुद्रा होती है जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसे लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, विनिमय बिल, साख पत्र आदि को सम्मिलित करते हैं और इस प्रकार की जो मुद्रा है उसके अंतर्गत लोग अपनी लिक्विडिटी या करेंसी का प्रयोग बचत करने के लिए भी करते हैं और यह मूल्य के संचय के रूप में भी लगभग स्थानापन्न होते हैं। इस प्रकार की जो मुद्रा होती है उसे निकट मुद्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कागजी नोट के अंतर्गत नहीं होती है, लेकिन यह मुद्रा का ही कार्य करती है। इसलिए इन्हें जिसे चेक या बैंक ड्राफ्ट आदि को हम निकट मुद्रा के अंतर्गत शामिल करते हैं और इनको ऐच्छिक मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसको ऐच्छिक मुद्रा की संज्ञा रॉबर्टसन ने दी है। अर्थात आज हमने जो देखा है वह वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। आगे जो हम देखेंगे वह है वस्तु के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। इसको हम दो भागों में बांटकर देखेंगे। पहला है धात्विक मुद्रा और दूसरा है पत्र मुद्रा। धात्विक मुद्रा को भी हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला प्रामाणिक या मानक मुद्रा और दूसरा सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा। पत्र मुद्रा को भी हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, दूसरा है परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, तीसरा है अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा और चौथा है प्रादिष्ट मुद्रा। तो वस्तु के आधार पर मुद्रा के वर्गीकरण का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। थैंक यू।